पिछली क्लास में आप लोगों ने रंग भेद नीति के बारे में, दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति संचालित हो रही थी उस रंग भेद नीति के बारे में अध्ययन किया था और उसमें बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका कैसे संविधान की ओर पहुंचा। तो जब रंग भेद नीति आंदोलन समाप्त हुआ और 26 अप्रैल 1944 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका को एक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया गया, तो अब नए संविधान की ओर, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ओर कैसे गया या कैसे संविधान निर्मित किया, इस पर देखना है। तो नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। मतलब जो अभी तक गोरे लोगों ने अश्वेतों के साथ जो भी अन्याय किया, अब उस अन्याय को भूलकर हम लोग इनको माफ करके हम लोग एक साथ मिलकर एक नए संविधान के निर्माण की ओर अग्रसर हों। तो आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका ब्लैक लीडर्स अपीलेटेड टू फॉलो ब्लैक्स टू फॉरगिवन द विथ्स फॉर the orthocists they had communities will in power, यानी कि अब सभी एक साथ मिलकर सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान का निर्माण करें, यानी न्यू ऑल टुगेदर क्रिएट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी ऑफ द रेस एंड मेन एंड वुमेन, या कह दें कि इक्वलिटी ऑफ द रेस एंड बोथ, यानी कि स्त्री पुरुष में समानता आदि, इन वेस्ट के आधार पर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें। 2 वर्षों की एक लंबी चर्चा और बहस के बाद एक संविधान बनाया गया, जो उससे अच्छा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना, यानी कि दिया है आफ्टर 2 ईयर डिस्कस एंड डिबेट्स दे कम आउट विथ वन ऑफ द फिनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड, यानी 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया उससे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन विश्व में अभी तक कहीं नहीं है, या कहें दुनिया का वह सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए दुनिया में उतने किसी संविधान ने नहीं दिए, यानी कि अगर अभी इससे पहले देखा जाए तो कहा जाता था कि भारत का संविधान है जिसमें विश्व के नागरिकों को, विश्व में अपने नागरिकों को सबसे अधिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो ये 1994 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, या इससे गणराज्य बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन दक्षिण अफ्रीका का बना, उसमें दुनिया में सबसे व्यापक अधिकार लोगों को दिए गए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग अब इससे प्रेरणा लेते हैं, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट extensive rights and available in any country. The South Africa Constitution inspired democratics all over the world. नेक्स्ट देखेंगे हमें संविधान की जरूरत क्यों है, यानी कि ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये इस संविधान की जरूरत क्यों है। तो अगर why do we needs a constitution, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स या जरूरत क्यों है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। इसलिए संविधान का काम हमें, या कहें संविधान अनेक काम करता है जो प्रमुख है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द
supreme law that determines the relationships among people lives in territories and also the relationship between the people and governments. A constitution does many rights. यानी कि अब तीन चीजें आपको मुख्यतः समझना है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग को डेवलप करता है या विकसित करता है। यानी कि अगर अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, तो उसमें यही है कि द जनरेटेड ए डिग्री ऑफ राइट्स एंड कंडीशंस दैट इज नेसेसरी फॉर पीपल्स। यानी कि जरूरी भरोसा और सहयोग यानी ट्रस्ट एंड कंडीशंस तैयार करता है या डेवलप करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले लेने का अधिकार किसे होगा। ए स्पेसिफिक हाउ टू गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। थर्ड, यह सरकार के अधिकार की सीमा तय करता है, यानी सरकार के पावर्स क्या हैं उसकी एक लिमिटेशन तय करता है कि सरकार कितने कार्य कर सकता है या सरकार की लिमिटेशन क्या है। और हमें या नागरिकों के अधिकार कौन कौन से हैं यह भी डिफाइन करता है। यानी इट लेस डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि सरकार के जो लिमिटेशन है, गवर्नमेंट पावर्स की जो लिमिट है उसको बताता है और साथ में सिटीजन्स राइट्स के बारे में हमें बताता है। तो आप चलते हैं भारत का संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन ऑफ इंडिया। यानी भारत का संविधान निर्माण जो है वो कैसे होता है या कैसे तैयार होता है। तो भारत का संविधान भी एक सिंपल या सीधी प्रक्रिया के तहत नहीं निर्मित होता है। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी एक लंबे रिवॉल्यूशंस या क्रांति के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे विकसित होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर नए नए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनों को लाया गया। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनों से धीरे धीरे डेवलप्ड होकर भारत अपने संविधान की ओर बढ़ता है। तो इसमें अगर कहें तो भारत के द्वारा जो पहली बार संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह नेहरू रिपोर्ट कैसे आई? तो साइमन कमीशन जब बनाया गया था तो 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन के विचार विमर्श के लिए यह बुलाया गया था कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। और उस साइमन कमीशन में, जिसे हम व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, उसमें किसी भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया। बाद में जब यह भारतीयों ने इस पर आंदोलन किया तो साइमन कमीशन के वापस जाने के बाद जो भारत के मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड थे, उन्होंने कहा कि भारतीयों को उन्होंने संविधान बनाने के अयोग्य बताने की कार्य किया। यानी उन्होंने कहा कि भारतीयों में आपसी मतभेद है, आपस में उनमें मतभेद होने के कारण उनको साथ लेकर किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो है भारतीयों को अयोग्य बताते हुए यह चुनौती दी कि यदि कोई भारतीय एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित कर दें जो भारत के सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेड हो, स्वीकार हो, तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेंगे या स्वीकार कर लेंगे। तो लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा भारतीयों को अयोग्य बताने की कोशिश की, बताने की चुनौती का पंडित मोतीलाल नेहरू के ने प्रत्युत्तर देने हेतु भारतीय नेताओं का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसका मतलब समझिए कि जब लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को अयोग्य ठहराया तो फिर मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के उद्देश्य से दिल्ली में सभी नेताओं के, यानी जो उस समय लगभग 29 दल होते थे, इन 29 दल के सभी नेताओं को का एक सर्वदलीय सम्मेलन इन्होंने दिल्ली में बुलाया। यानी पंडित मोतीलाल नेहरू कॉन्वेंट्स
an all-party conference of Indian leaders in Delhi, responding to the challenge of India, Minister Lal Birkenhead disqualified India's for making in constitution in which कम्युनिटी, यानी कि यहीं से रखे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जब उन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर दिया तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिसे पंडित लाल बुलाया गया, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, इन विच ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर मेंबर्स वाज फॉर्मेड। यानी कि फॉर्मेड है, यानी 8 पंडित मोतीलाल नेहरू और 8 अदर मेंबर्स को लेकर एक कमेटी को तैयार किया गया या बनाया गया। इस कमेटी द्वारा भारत का एक संविधान लिखा गया, जिसे 28 अगस्त 1828 को प्रस्तुत किया गया। ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वाज रिटन बाय दिस कमिटी व्हिच वाज प्रेजेंटेड ऑन 28 अगस्त 1928। ठीक है ना, इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इट इज नो एज नेहरू रिपोर्ट, इसे ही हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो समझना है कि नेहरू रिपोर्ट जो था या नेहरू रिपोर्ट जो बना वो पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने इसे निर्मित किया था। और ये जो नेहरू रिपोर्ट या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, या कुल मिला के समझना है कि ये एक चेतावनी के तौर पर इसे बनाया गया। इसके अलावा 1931 के कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यानी 1931 इज द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, डिवेलप्ड ऑन हाउ इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक्स। यानी कि जो कराची का अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इस अधिवेशन में यह निर्धारित करने का या यह प्रारूप प्रस्तुत किया गया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इन दोनों ही दस्तावेजों में, दोनों मतलब एक नेहरू रिपोर्ट और दूसरा कराची रिपोर्ट, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात की गई। यानी बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर कमिटीज टू द इंक्लूडिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेस्टिंग द राइट ऑफ minorities in the constitution of independence India। यानी कि कुल मिला के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड प्रोटेस्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी के बातों की रक्षा या इनकी रक्षा की बात दोनों संविधानों में की गई थी। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी असेंबली बनाई गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे ही संविधान सभा कहा जाता है। यानी द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मतलब ये द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा किसे कहा जाता है?
तो चुने गए प्रतिनिधि जो एक संविधान जैसे विशाल प्रस्ताव को या दस्तावेज को लिखने का काम करते हैं, उसे ही संविधान सभा कहा जाता है। तो भारत में संविधान सभा कैसे गठित हुई, इसे हम अगली वीडियो पे देखेंगे।